हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग। इस नाटक में मगध के परम शक्तिशाली सम्राट अशोक के शस्त्र त्याग एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का वर्णन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि इतिहास में एक प्रसिद्ध राजा हुआ, उसका नाम है सम्राट अशोक। वो मगध के राजा थे। उन्होंने किस प्रकार से अस्त्र शस्त्र का त्याग किया और किस प्रकार उन्होंने अहिंसा के मार्ग को अपनाया, उसका क्या कारण रहा, वही इस नाटक के अंतर्गत हमें बताया गया है। कलिंग पर आक्रमण के दौरान राजकुमारी पद्मा द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर भी अशोक ने शस्त्र नहीं उठाया और भविष्य में हथियार न उठाने की अटल प्रतिज्ञा की। अब्राहम लिंकन ने भी अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि महान कार्य अच्छे विचारों का अनुसरण करते हैं। हमारा यह पाठ एक नाटक के रूप में है। नाटक वह होता है जिसमें कुछ पात्रों के द्वारा मंच पर अभिनय किया जाता है और कहानी को अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करके दिखाया जाता है। इस नाटक का पहला दृश्य है जिसमें बताया गया है कि एक मैदान है। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। यह दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि रात का दृश्य है। शिविर लगा हुआ है। एक मैदान में बहुत सारे शिविर लगे हुए हैं। वहीं पर एक शिविर सम्राट अशोक का है और दूसरे शिविर सैनिकों के लगे हुए हैं। सम्राट अशोक वहां पर टहल रहे हैं और वह कुछ चिंता में डूबे हुए लग रहे हैं। अशोक अपने आप से बातें करते हुए कहते हैं, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है। यह जो युद्ध हो रहा है मगध और कलिंग के बीच में, ये 4 साल से हो रहा है और कलिंग आज भी पूर्णतः जीता नहीं जा सका है। यहाँ बताया गया है कि सम्राट अशोक जो मगध के राजा हैं, उन्होंने कलिंग देश पर आक्रमण किया और युद्ध करते हुए उनको 4 साल व्यतीत हो गए हैं, परंतु अभी भी कलिंग को जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? वो मन ही मन में सोच रहे हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तभी वहां पर द्वारपाल आता है, सिर झुकाकर कहता है, राजन, संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता मतलब सूचना देने वाला व्यक्ति यहाँ आना चाहता है। अशोक कहते हैं, आने दो। संवाददाता प्रवेश करता है और बोलता है, महाराज, अशोक की जय हो। शुभ संवाद है, अर्थात शुभ समाचार है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। यह उनके लिए एक प्रसन्नता देने वाला समाचार था कि जो युद्ध 4 साल से हो रहा था, उस कलिंग देश के राजा मारे जा चुके हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। तब भी संवाददाता चुप रहता है। सम्राट अशोक कहते हैं, अरे वाह, फिर तो हमारी जीत हो गई, हमने कलिंग को जीत लिया। परंतु यह सुनकर भी जो दूत वहां आता है वो चुप रहता है। अशोक उससे पूछते हैं, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो? तो संवाददाता धीरे से बोलता है, क्या बोलूं महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अर्थात कलिंग के महाराज तो मारे जा चुके हैं, परंतु दुर्ग के फाटक अभी तक बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर उस संवाददाता से कहते हैं, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। तो उत्तेजित होकर सम्राट अशोक खड़े हो जाते हैं। बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। और वह हाथ से उस दूत को जाने का संकेत कर देते हैं। वो उससे कहते हैं, या तो कल मैं खुद युद्ध का संचालन करूंगा, या तो दुर्ग के द्वार खुल जाएंगे, या फिर मैं इस युद्ध को यहीं पर छोड़ दूंगा। दूसरा दृश्य, दूसरे दिन प्रातःकाल का समय बताया गया है। शस्त्र सज्जित यानी कि शस्त्रों से सुसज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनके सेनापति हैं। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं।
अशोक अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है, अर्थात अभी तक हमने कलिंग के देश को नहीं जीता है और हम अपना मगध का झंडा वहाँ फहरा नहीं पाए हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, उनका कहना है कि कलिंग के सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। इस तरह सम्राट अशोक ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए अपने सैनिकों में जोश और उत्साह की भावना का संचार किया कि या तो आज हम युद्ध को जीत जाएंगे, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। तभी उनकी उस आवाज़ को सुनकर उत्साह से परिपूर्ण होकर सभी सैनिक अपनी तलवार खींचकर बोलते हैं, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। तभी सहसा अर्थात अचानक से दुर्ग का फाटक खुल जाता है। कलिंग देश का दुर्ग था, जो किला था, उसका दरवाजा खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। यह एक आश्चर्यजनक बात होती है कि दुर्ग का जब फाटक खुलता है तो सभी लोग क्या देखते हैं कि शस्त्रों से सुसज्जित स्त्रियों की एक विशाल सेना फाटक से बाहर निकलती है। सेना के आगे पुरुष वेशभूषा में एक वीरांगना है, एक वीर स्त्री है जो पुरुष के वेश में है और वो सबसे आगे है। जो सैनिक वेशभूषा में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। जो स्त्री वहाँ पर पुरुष के वेश में है और सबसे आगे सेना का नेतृत्व कर रही है, वह चंडी के समान अर्थात दुर्गा के समान दिखाई दे रही थी। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। यहाँ बताया गया है कि कलिंग के जो महाराज मारे जा चुके थे, यह स्त्री उनकी पुत्री है और इसका नाम पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। सम्राट अशोक ही नहीं, उनकी सेना भी स्त्रियों की उस विशाल सेना को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। तभी पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से कहती है, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी, भगिनी का अर्थ है बहनों, तुम वीर कन्या हो, तुम वीर बहनें हो और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पति की हत्या की है, वो तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है, अर्थात तुम्हें बराबर की टक्कर सम्राट अशोक की सेना से लेनी है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। यह पंक्तियां पद्मा की वीरता को प्रदर्शित कर रही है कि किस तरह वह अपनी स्त्रियों की उस सेना में शौर्य और उत्साह का संचार कर रही है। तभी अशोक स्वयं से कहते हैं, ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? सम्राट अशोक अपने मन ही मन में सोचते हैं कि यह भी स्त्री है और बाकी जो सेना है वो भी सब स्त्रियां हैं, तो क्या मुझे अब मेरी सेना को स्त्रियों से युद्ध करना होगा? अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। अपने सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर कहते हैं, तुम कौन हो देवी? इस तरह सम्राट अशोक अपने मन में निश्चय कर लेते हैं कि मैं स्त्रियों पर प्रहार नहीं करूंगा, उनका वध नहीं करूंगा, और वो सैनिकों को भी पीछे हटने का आदेश दे देते हैं और उस स्त्री से पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक?
कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। पद्मा ने कहा कि मैं सम्राट अशोक से मिलना चाहती हूँ क्योंकि वह मेरे पिता का हत्यारा है, मैं उससे मिलकर द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व का अर्थ होता है जब दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं तो उसे द्वंद्व कहा जाता है। तो अशोक उससे कहते हैं कि अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी भी मैं हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है और मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पद्मा कहती है क्यों महाराज? तो अशोक उत्तर देते हैं क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा उससे कहती है और शास्त्र की यह आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। अर्थात पद्मा अशोक को धिक्कारते हुए कह रही है कि जो शास्त्र तुम्हें स्त्रियों पर वार करने से मना कर रहा है, वह शास्त्र तुम्हें यह सब करने की अनुमति कैसे दे देता है, जो किसी का बेटा छीन लेता है, किसी का पति छीन लेता है, किसी का पुत्र छीन लेता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध करना चाहती है। पद्मा की यह वीरता से भरी हुई बातें जब अशोक सुनते हैं तो वह अपना सिर झुका लेते हैं। पद्मा फिर उनसे कहती है क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। वह कहना चाहती है कि आपने जो यह युद्ध 4 वर्षों से प्रारंभ कर रखा है कलिंग देश के ऊपर, मैं आज इसकी पूर्ण आहुति अर्थात इसका समापन करना चाहती हूँ। तो अशोक कहते हैं बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। और वह अपनी तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा कहती है यह क्या महाराज? तो अशोक अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा, फेंक दो अपनी तलवारें। तो अशोक की यह बात सुनकर सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़ती है मैं भुलावे में नहीं जी सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाते हुए तो लीजिए बदला राजकुमारी, बदला लीजिए। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। नत का मतलब होता है झुकना। वह सर आज आपके आगे झुक गया है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अर्थात अब सम्राट अशोक ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वह कभी भी भविष्य में हथियार नहीं उठाएंगे। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा उनसे कहती है तो जाए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। निहत्ता कहा जाता है जिसके पास कोई हथियार नहीं होता। तो पद्मा ने भी कहा कि मैं और मेरी जो ये स्त्रियां हैं यह भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रही है। अब इस नाटक का तीसरा दृश्य जो हम पढ़ेंगे, इस तीसरे दृश्य से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक ने एक अटल प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने जब देखा कि युद्ध में अनेक व्यक्ति घायल हुए हैं, किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया है, किसी माँ की गोद सूनी हो गई है, किसी की बहन का भाई समाप्त हो गया है, युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई है, तो उन घायलों की चीख पुकार और चित्कार को सुनकर उन्होंने एक अटल प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करूंगा। और अब इस नाटक का तीसरा दृश्य जो हम पढ़ेंगे, इसमें बताया गया है कि अशोक और उनके सभी सरदार गेरुए वस्त्र धारण किए हुए हैं। उन्होंने गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। अर्थात सम्राट अशोक अब यहाँ इस दृश्य में बताया है कि वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने जा रहे हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से कहते हैं कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, तो अशोक कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक भी कहते हैं अहिंसा ही मेरा धर्म होगा।
मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। तो अशोक भी बौद्ध भिक्षु की बात को दोहराते हैं, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। तो अशोक भी दोहराते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। तो सभी इन पंक्तियों को दोहराते हैं बौद्ध भिक्षु के साथ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और तभी पटाक्षेप हो जाता है, अर्थात पर्दा गिर जाता है। थैंक यू।